थोड़ा सा कुछ बातें कर लेते हैं। ज्यादा भावनाओं में मत बो, बैठ जाओ जहाँ पे जगह मिल रही जल्दी से। वेल, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग झारखंड। दिस इज माई फर्स्ट विजिट, ये मेरी पहली विजिट है और मुझे पता नहीं था कि मेरे चाहने वाले झारखंड में इतने थैंक यू सो मच फॉर योर ह्यूज लव। आपने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छा लगा एंड स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर केशव जी जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। और एक बार बड़ी जबरदस्त क्लैप्स होनी चाहिए जिनको हम यहाँ मिस कर रहे हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। बैठे बैठे लेकिन तालियां बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए महामहिम डॉक्टर श्री पवन मलन से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। झारखंड, कम ऑन, पीछे वाले लोग सो गए क्या? कम ऑन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और फर्स्ट टाइम पहली दफा मैं आपके शहर में आया हुआ हूँ, आपके प्रदेश में आया हुआ हूँ और पिछले बीते सात दिनों में बहुत टाइट शेड्यूल था और आई वॉज वेरी एक्साइटेड। मैं बहुत एक्साइटेड था कि मुझे रांची जाना है, झारखंड जाना है और जहाँ पे हमारे इतने सारे यूजर्स हमारा इंतजार कर रहे हैं। सो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे कि मुझे अपने नए यूजर्स से मिलने का मौका मिलेगा और मुझे बहुत खुशी हो रही है। आई एम रियली हैप्पी। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर योर को माइक की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इनवाइट किया केशव जी ने, एंटायर टीम झारखंड। आई थिंक मेरी आवाज पीछे तक आ पा रही है सर? और अगर आप पेन ड्रॉप साइलेंस, वैसे माइक चालू है मुझे लगता है। ओके, सो इट वाज बहुत टाइट शेड्यूल था मेरा एंड आई डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस। प्लीज जल्दी से आप सेटल डाउन हो जाए। तो मैं जो मैसेज आपसे कन्वे करना चाह रहा हूँ शायद मैं बहुत अच्छे तरीके से उसको डिलीवर कर पाऊंगा। और जितने भी लोग हैं प्लीज अपनी डायरीज ओपन कर लें या कुछ सीखने के उद्देश्य से आए, मुझे नहीं पता, लेकिन जितनी बार मैं किसी कन्वेंशन में जाता था ना, मुझे नहीं पता कि आप यहाँ पे बैठकर क्या सुन रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, लेकिन मेरी डायरी का एक एक पन्ना भरा रहता था। ठीक है ना? सो प्लीज एवरीबॉडी पिन ड्रॉप साइलेंस और बहुत ध्यान से हमें सुनने की और समझने की आवश्यकता है। एवरीबॉडी प्लीज सेटल डाउन, प्लीज जल्दी से 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। ओके, स्टार्ट करें सर? अब मुझे ना आपस में बातें नहीं चाहिए क्योंकि हम बातें तो 24 घंटे करते हैं, 24 आवर्स हम बातें करते हैं। अब मुझे बातें नहीं चाहिए, अब मुझे आपका ध्यान ना स्टेज पे चाहिए और मुझे आपका कंसंट्रेशन ना मेरे ऊपर चाहिए। मतलब मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ, मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ। इस हॉल में बैठे हुए हर यूजर से बात कर रहा हूँ। सो अब बातें ना करें, अब बातें आप करेंगे तो सिर्फ उससे करेंगे, सिर्फ आपको कहना चाहिए मैं आपसे कुछ, मतलब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं रांची में आया हूँ और मेरी पहली विजिट है तो आने वाले समय में अगर हिंदुस्तान की ईबस का इतिहास लिखा जाए तो अगर पूरे हिंदुस्तान में सबसे कामयाब और सबसे सक्सेसफुल श्रेणी में अगर ईबस का नाम आए तो सबसे पहले रांची और झारखंड और बिहार के मैं ये स्टेटमेंट चाहता हूं
और ये बोलने के लिए नहीं चाहता हूँ, सच में बोलते हैं ना, मैन बिकम्स ग्रेट बाय नॉट बाय बर्थ, बल्कि वो उनके डीड्स के कारण से महान बनता है। एक इंसान अपने जन्म से महान नहीं बनता, अपने कर्मों से महान बनता है। सो हम हमारे रिजल्ट्स बोलेंगे कुछ इस तरीके से कि पूरी दुनिया हमें बोलने पे मजबूर हो जाएगी कि रांची, झारखंड, बिहार, ये टीम ना सबसे जबरदस्त है, हम कुछ ऐसा काम करेंगे। So well, let me start. My name is आशीष सिंह जयशूर और मैं 8.5 साल से ईबिस में हूँ। मेरे को it has been 8.5 years। जब मैं 17 साल का था तब मैंने ईबिस में एडमिशन लिया था और जब पहली बार मुझे ईबिस की प्रेजेंटेशन दिखाई गई थी पेपर प्लान में, और पेपर प्लान देखने के बाद मेरे को इट्स ओके, थोड़ा सा लाइटली लगा कि चलो ठीक है, अच्छा है, ज्वाइन कर लेना चाहिए। बिकॉज मेरे भैया ने, मेरे कजिन ब्रदर ने मेरे को प्रेजेंटेशन दिखाई थी, उनकी फेस वैल्यू मेरे पूरे खानदान में सबसे अच्छी थी, तो मेरे को लगा यार दैट इज वेरी नाइस, अच्छा कॉन्सेप्ट है, मेरे को अच्छा लगा, मैंने एडमिशन ले लिया। उसके बाद जब हम पहली बार द वेरी फर्स्ट प्रेजेंटेशन, जब मैंने केशव सर एंड ललित सर की प्रेजेंटेशन देखी, मेरी जबरदस्त अप्लाइंस है, इंजीनियर केशव सिंह जी एंड इंजीनियर ललित कंगानी जी, गोल्ड मेडल। उनकी पहली बार जब मैंने उनकी प्रेजेंटेशन देखी तो इट वाज लाइक कि मेरे को लगा, उस दिन पता चला कि यार ईबिस है क्या। मैं आपको बताता हूँ, मैं ईबिस में मेरा एडमिशन लेने का रीजन क्या था, 8.5 साल में वहां से लेकर इस जगह तक कैसे पहुंचा। और आपको बता दूं 8.5 साल मुझे हुए हैं, जिसमें से तकरीबन 6.5 सालों से मैं हाई स्टूडेंट्स में हूँ। तकरीबन 6.5 साल से मैं हाई स्टूडेंट्स में हूँ। नो, अब मुझे को शोर नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, मुझे आपका नाम चाहिए। I just want your name, okay? So आज हम कुछ ऐसा सुनेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में हमारा नाम गूंजेगा, ऐसा नो? So ये 14th of Feb 2008 जब पहली बार मैंने ईबिस की प्रेजेंटेशन देखी थी, it was very nice प्रेजेंटेशन, अच्छा लगा मुझे, मैंने ईबिस में एडमिशन लिया। I started working, मैंने काम करना तो स्टार्ट किया। जब मैंने काम करना स्टार्ट किया, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग बहुत जबरदस्त तरीके से उम्मीदों के साथ ईबिस में एडमिशन लेते हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से एक ख्वाबों की दुनिया में आ जाते हैं। जब पहली बार एक इंसान मीटिंग देखता है तो उसे लगता है यार वाओ व्हाट अ लाइफ, क्या हमारी जिंदगी होने वाली होती है। लेकिन लाइफ में कुछ चीजें ऐसी आती हैं, कुछ हर्डल्स आते हैं, कुछ कहना चाहिए डिफरेंट टाइप की चीजें हो जाती है एक इंसान के पास, साथ की वो या तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाता, या तो एक बहुत अच्छे लेवल पे नहीं पहुंच पाता, या जिस चीज के साथ, जिस उम्मीद के साथ, जिस होप के साथ, जिस कहना चाहिए सपनों के साथ उसने ईबिस में एडमिशन लिया था, जिन सपनों को पूरा करने के लिए ईबिस में एडमिशन लिया था, शायद वो पूरे नहीं कर पाता। वही मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आखिर क्या हुआ मेरे साथ भी। मैं कोई एक अलग से इंसान नहीं हूँ, मैं एक अलग टाइप का बंदा नहीं हूँ कि यार मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही हुआ होगा और मैंने ईबिस में एडमिशन लिया, मेरी 3 ज्वाइनिंग आई, मेरा पहला चेक बना, उसके बाद मैं सिल्वर बन गया, उसके बाद मैं गोल्ड बन गया, डायमंड बन गया, डिप्लोमेट बन गया, सिल्वर डिप्लोमेट बन गया, गोल्ड डिप्लोमेट बन जाऊंगा। सो दिस इज नॉट, ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे साथ कि इतना इजी वे में सब कुछ होता गया। मैं आपसे जर्नी शेयर करना चाह रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे जितने भी ईबिसर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, शायद आपको मेरी जर्नी में कुछ ऐसा आपको मैसेज मिल जाए, या कुछ जो शायद आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी या कुछ दिक्कतें आ रही होंगी जिसको आप बहुत बड़ी, मतलब जो आपके ऊपर हावी हो चुकी हैं, शायद आप उस चीज को बड़े लाइटली लेकर और उसको सॉल्व कर सको और आने वाले समय में स्टेज का पार्ट बन पाओ और पूरे हिंदुस्तान में आप छा जाओ और कोई बड़ी बात नहीं है। सो मैं आपसे वो जर्नी शेयर करने जा रहा हूँ। So it was 14th of Feb 2008 जब मैंने ईबिस की प्रेजेंटेशन देखी थी, जबरदस्त प्रेजेंटेशन थी, मैंने ईबिस में एडमिशन लिया, पेपर प्लान से देखा था। उसके बाद मैंने पहली बार वैल्यू प्रेजेंटेशन देखी, केशव सर एंड ललित सर जो कि मेरी बड़ी जबरदस्त अपलाइन, उनकी प्रेजेंटेशन देखी एंड बहुत ही जबरदस्त लगा। केशव सर की पर्सनैलिटी बड़ी जबरदस्त लगी, ललित सर की पर्सनैलिटी बड़ी जबरदस्त लगी। मैंने उनको देखकर कि लगा यार कि यस ईबिस पे कुछ तो जबरदस्त है। हुआ क्या कि फर्स्ट डे जब मुझे बोला गया कि आज प्रेजेंटेशन है, तो मॉर्निंग में मेरे को बुलाया गया, मुझे बोला गया कि आपको यूनिफॉर्म में आना है, प्रेजेंटेशन है आज। तो मैं सुबह 9 बजे अपने घर से निकला विदाउट एनी मील, कोई मील नहीं लिया था मैंने कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ था। सवेरे 9 बजे निकला मैं और हमारी मीटिंग थी करीब मेरे फ्लैट से करीब 20 किलोमीटर दूर प्रेजेंटेशन थी। हम 20 किलोमीटर दूर गए, वहां पे हमारी प्रेजेंटेशन हो रही थी। प्रेजेंटेशन ओवर हुई करीब तकरीबन शाम के 4-5-6 बजे तक हमारी प्रेजेंटेशन ओवर हुई। 5-6 बजे प्रेजेंटेशन होने के बाद जो मेरी अपलाइन है, जिन्होंने मुझे एडमिशन दिलाया था, मेरे ब्रदर, उन्होंने बोला आशीष जी आज आपको ट्रेनिंग लेने का भी मौका मिल रहा है केशव सर एंड ललित सर से। मैंने बोला सर थैंक यू सो मच। अब सुबह से मैं बिना खाना खाए निकला हुआ था, शाम को पहले मीटिंग में गया, उसके बाद पूरे के पूरे दिन मीटिंग चली, उसके बाद शाम को 5 बजे
5 बजे मेरे को बोला गया कि आपको ट्रेनिंग लेने का मौका मिलेगा। अब वहां से हम लोग निकले कि चलो सर के घर चलना है, ट्रेनिंग लेना है। अब जिस जगह पे मीटिंग थी वहां से सर का घर था करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर। वहां पे कोई भी कहना चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा था, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, कोई बसेस नहीं चलती थी। मैं और मेरे फ्रेंड मिस्टर अतुल सिंह परियार जी, हम दोनों लोग मैंने जिंदगी में कभी लिफ्ट नहीं मांगी थी, फ्रैंकली बताऊं। मेरे को पता नहीं था कि लिफ्ट मांगते कैसे हैं, है ना, कि मैं सिर्फ मूवीज में और टीवी में देखा करता था कि लोग लिफ्ट कैसे मांगते हैं, तो हमें लिफ्ट मांगना आती नहीं थी। तो हम लोग खड़े हुए थे कि हमने सोचा कि यार हम कैसे जाएं। तो मेरे जो फ्रेंड है उन्होंने कोशिश करी कि हम लिफ्ट लेते हैं, लेकिन लिफ्ट कोई 2 लोगों को नहीं देता, सही बोल रहा हूँ। तो हम लोग 2 थे तो हमें लिफ्ट मिली नहीं, और हमने एक ऑटो वाले भैया को रोका। हमने बोला भैया हमें मिनाल रेसिडेंसी, जहाँ पे हमारी अपलाइन केशव सर रहते हैं, तो मैंने बोला कि हमें मिनाल रेसिडेंसी जाना है, आप प्लीज बताइए कितना चार्ज करेंगे आप। उसने बोला 150 रुपए। तो हमने अपना पॉकेट चेक किया और अतुल सर ने अपना पॉकेट चेक किया। हम दोनों फ्रेंड्स थे, हमने दोनों ने अपना पॉकेट चेक किया। हमारे पास 100 रुपए नहीं थे। हमने बोला भाई हम चले जाएंगे, हमारे पास इतना भी पैसा नहीं था, 150 रुपए हमारे पास नहीं थे। हम पैदल ही निकल चले, और जब हम 6 बजे तक हम केशव सर के घर पे पहुंचे। आपको बता दूं पूरे ईबीएस के इतिहास में उस दिन तक केशव सर की टीम में शायद इट वाज द बिगेस्ट ट्रेनिंग। शाम को 5-6 बजे से लेकर रात को 2:30 बजे तक हमारी ट्रेनिंग चली थी। मैं एक व्हाइट शर्ट में बैठा हुआ था, व्हाइट शर्ट एक्चुअली नहीं थी, वो ब्लू स्काई कलर की एक शर्ट थी। मैंने ट्राउजर डाला हुआ था, मेरे पास 2 रुपए की एक छोटा सा 2 रुपए का एक पेन था, 2 रुपए की एक कॉपी थी, और मैं जमीन पर बैठकर अपनी ट्रेनिंग ले रहा था। करीब शाम को 5 बजे से लेकर रात को 2:30 बजे तक, मतलब करीब कहना चाहिए कि 8.5 घंटे तक मेरी ट्रेनिंग हुई। 8:30 बजे जब रात को 2:30 बजे हम फ्री हुए, 2:30 बजे हमारी ट्रेनिंग ओवर हुई, तो ललित सर ने बोला कि चलिए मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूं। सर ने अपनी कार में पहली बार मेरे को बिठाया। इट वॉज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, जब मैं पहली बार किसी कार में बैठा हुआ था और जो एसी की ठंडी ठंडी हवा मेरे चेहरे पे पड़ रही थी, और मैं ललित सर, सेंट्रो कार थी वो, और मैं ललित सर से साइड में को ड्राइविंग सीट पे मैं बैठा हुआ था, और मैं डरते हुए एक क्वेश्चन कर रहा था कि सर क्या कभी मेरे साथ भी ऐसा दिन होगा कि मैं भी अपनी कार पे आ जाऊंगा, क्या मेरे पास भी कभी ऐसा दिन होगा कि मेरे पास भी कार होगी। तो सर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि आशीष जी क्यों नहीं हो सकता। मैंने एडमिशन लिया, मैंने काम किया, आज मेरे पास आज मैंने अचीव कर गया। आपने एडमिशन लिया, वही प्लेटफॉर्म है, तो आपके साथ भी हो सकता है, बस आपको अपने ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता है। वो सर का स्टेटमेंट था कि नहीं आशीष जी 100% आप इससे बेहतरीन कार भी ले सकते हो। सो इट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, जब पहली बार मैं कभी किसी कार के अंदर बैठा हुआ था, और जब मेरे को लग रहा था व्हाट अ लाइफ, क्या जिंदगी है। सर ने हमें बिकॉज हमने सुबह से लेकर शाम रात तक कुछ खाना नहीं खाया था। अब ये सर के दिमाग में, अब सर तो अप्लाइंग थे तो उन्हें समझ में आ गया कि क्लिक हो गया कि बच्चों ने खाना नहीं खाया। तो सर ने मेरे से और अतुल सर से पूछा कि आपको भूख लगी क्या। तो मैंने बोला कि सर नहीं लगी, क्योंकि अप्लाइंस ऑब्वियसली हम, अब इतनी बड़ी अप्लाइंस कोई पूछेगा आपको भूख लगी तो हम क्या बोलेंगे, नहीं लगी हमें, है ना। तो हम भी इतना हेजिटेट हो रहे थे, हमने बोला हमें नहीं लगी भूख। पर पता नहीं क्या होगा, सर को कुछ तो क्लिक हुआ कि बच्चे डर रहे हैं। सो सर ने एक ढाबे पे रोका और हमें खाना खिलाया। और सबसे अच्छी बात, खाना खिलाया वाली बात मैं आपको क्यों शेयर कर रहा हूं, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनको मैंने स्टेज पे देखा था, जिनको मैं जानता भी नहीं था। मैं एक उस भीड़ का, क्राउड का हिस्सा था। मैं सर को उसके पहले कभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। मैं सर के एक सिंपल एसोसिएट था, एक आम सा एसोसिएट था। और मैं देख क्या रहा था, जब सर ने डिनर वहां पे मंगाया, ऑर्डर किया, और हम देख क्या रहे थे कि एक ही थाली थी, हम सारे के सारे लोग एक ही जगह पे, मतलब ललित सर एट दैट टाइम ही वॉज अ डायमंड एसोसिएट एंड ही वॉज सुपरस्टार। मैं उनके लिए, मतलब कहना चाहिए, मैं उनको पीछे से हम लोग देखा करते थे। और जब हम एक साथ खाना खा रहे थे ना, वो रोटी का टुकड़ा उस दाल में पड़ा और सारे के सारे लोग खाना खा रहे थे, 3-4 लोग ना। मेरे को लगा यार इससे अच्छी लाइफ नहीं हो सकती, इतना डाउन टू अर्थ इंसान ईबीएस शायद बना सकता है। तो it was वो डिनर करने का मोमेंट जो था ना मेरी जिंदगी का, वो कहना चाहिए उस एक मोमेंट से, छोटे से मोमेंट से ना मैं ईबीएस का होके रह गया। आफ्टर दैट वो एक ट्रेनिंग थी शाम को 5:30 बजे से लेकर 5:30-6 बजे से लेकर रात को 2:30 बजे तक। वो मेरी पहली ट्रेनिंग थी। और शायद लोगों को ना जाने कितनी सारी ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता पड़ती है। लोग पता नहीं क्यों नहीं सीखते, क्यों नहीं समझते कि यार हमारा करियर है, हमारा भविष्य है, हमें काम करना पड़ेगा। जिंदगी जीनी भी हमें है, बनानी भी हमें है, पेरेंट्स भी हमारे, माँ बाप भी हमारे हैं, सपने भी उनके हैं, हमें ही सब कुछ करना है। लोगों को ना जाने कितनी दफा मोटिवेट किया जाता है, लेकिन इट वाज द डे जब पहली बार मेरी ट्रेनिंग हुई थी। और सर मैं बता रहा हूँ, उस दिन से लेकर, प्रॉब्लम्स तो मैं शेयर करूंगा आपके साथ अपनी जर्नी, लेकिन उस दिन से लेकर आज तक कभी मुझे
पीछे मुड़ के देखने का कहना चाहिए कि जरूरत नहीं पड़ी। और 1 साल के बाद मैं सिल्वर बना, उसके 1 साल बाद मैं गोल्ड बन गया, 2 साल में गोल्ड था। when I was silver I was in highest runners, when I was gold I was in highest runners। और डायमंड मैं आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद मेरे को 5-6 महीने लगे मैं डायमंड बन गया, उसके बाद 2-3 महीने लगे मैं डिप्लोमेट बन गया, फिर उसके बाद 2-3-4 महीने के बाद मैं सिल्वर डिप्लोमेट बन गया। और ऐसा होते होते मुझे पता नहीं चला कि मेरी टीम कब 40,000 लोगों की पहुंच गई, 40,000 लोगों की टीम पहुंच गई, मुझे पता नहीं चला। I having more than 700 designation holders, silver and above मेरी टीम में more than 700 से ज्यादा silver and above है। ईबे से मैंने more than 2 करोड़ 2.5 करोड़ से ज्यादा मैंने ईबे से पैसा कमाया मैंने। और I purchased जब मैं 17-18 साल का था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब मैं 18-19 साल का था, मैंने 18 साल की एज में I purchased करिश्मा जब मैं 19 साल का था। पूरे कॉलेज का इकलौता बंदा था, पूरे कॉलेज का इकलौता बंदा था। मेरे प्रिंसिपल साहब अपनी ऑल्टो से आते थे और वहीं पे 19 साल का बंदा ईबिजर अपनी 6.85 लाख रुपीस की 4 फिगर्स कॉलेज लाइफ बड़ी जबरदस्त रही, लाइफ बड़ी जबरदस्त रही। आई वॉज 21 साल में, जहाँ पे एक बंदा नौकरी की तलाश करता है, 21 साल में नौकरी ढूंढता है कि यार एक आम जिंदगी की मैं बात कर रहा हूँ, 21 साल में एक बंदा नौकरी ढूंढता है, लेकिन इट वॉज ईबिस, ये ईबिस ही थी, ये ईबिस का प्लेटफॉर्म था और इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म था कि आई वॉज द गाय जिसने अपने भोपाल शहर में अपने पेरेंट्स को एक 2 BHK फ्लैट गिफ्ट किया था इन द एज ऑफ 21। 21 साल का मैं 22 साल का हुआ, तो 22 साल में सपने और बड़े होते गया, लगा कि लाइफ में कुछ तो डिफरेंट करना है। मेरे को लगता था मेरा एक पॉलिसी है, आज तक की एक पॉलिसी है, मैं काम हमेशा वो करना चाहता हूँ जो आज तक कभी ना हुआ हो। मैं काम वो हमेशा करना चाहता हूँ कि जो समथिंग मस्ट बी यूनिक, कुछ तो अलग होना चाहिए, कि अगर ये काम मैंने किया है तो कुछ तो अलग होना चाहिए। एंड आई वॉज 22 और हम शॉपिंग मॉल्स में जाया करते थे, और शॉपिंग मॉल्स में जाया करते थे हम एक चीज सोचते थे कि यार ये शोरूम जितने होते हैं ना, इनके ऑनर्स कौन होते हैं। एंड खुशी होती है, आपको भी प्राउड फील होगा। 22 साल की एज में मैंने अराउंड 1 CR 1 करोड़ रुपए का मैंने शोरूम परचेज किया था उस शॉपिंग मॉल में। उसकी कीमत 68 लाख रुपीस थी, आज की डेट में उसकी कीमत 1 CR 1 करोड़ रुपए। So a lot of achievements। मैंने अपना घर बहुत जबरदस्त तरीके से रीनोवेट कराया। आज मेरे घर का नाम है जयशूर विलास, दैट इज अल्ट्रा लग्जरी हाउस 7 BHK ट्रिप्लेक्स बंगलो, जिसपे मेरे माँ बाप रहते हैं। उसके बाद जब मैं 23 साल का हुआ था, तो आई एम क्रेजी अबाउट कार्स, कारों का बहुत शौकीन हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। एंड मुझे लगा कुछ तो अलग होना चाहिए। एंड 23 साल का था, दूसरे दिन न्यूज़पेपर में न्यूज छपी हुई थी कि पूरे मध्य प्रदेश में सबसे कम उम्र के ऑनर बने मिस्टर आशीष सिंह जयशूर, स्कॉडा ऑक्टेविया वर्थ रुपीज 24 लाख रुपीज। मेरे डीएसपी अंकल है, उन्होंने मेरे को एक व्हाट्सएप किया, बोले ये आज मैं एक न्यूज पढ़ रहा था, न्यूज पे निकला हुआ था एक 22 साल का बंदा 24 लाख की स्कोडा ऑक्टेविया परचेस करी, और ये उसपे आशीष सिंह जयशूर नाम लिखा हुआ था। तो ये क्या तुम्हारी है, मतलब ये तुम्हारी न्यूज है क्या? और मेरे जो डीएसपी अंकल थे वो मेरे बड़े पापा टीआई है मेरे, तो उनको फोन लगाया, और नहीं ऐसा नहीं हुआ था, वो सारे के सारे लोग भोपाल आए हुए थे, और भोपाल में उन्होंने ये बोला, जब मैं उनको रेलवे स्टेशन रिसीव करने गया तो उन्होंने बोला यार एक ऐसी ही बिल्कुल एग्जैक्टली कार मैंने कल न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि कोई 22 साल का बंदा 24 लाख की स्कोडा ऑक्टेविया परचेस करी। मैंने बोला वो बंदा कोई और नहीं, आशीष सिंह जयशूर। अमेजिंग लाइफ, ईबिस से बड़ी जबरदस्त जिंदगी रही। इसके बाद जब मैं 24 साल का हुआ, अभी रिसेंटली मैंने अपनी बहन की शादी करी। 2,500-3 रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिलीज आई हुई थी, सारे के सारे लोग आए हुए थे। दे वर शॉक्ड
वो सारे के बहुत सारे करोड़पति आए हुए थे जिनके पास वो कार नहीं थी जो कार मैंने अपनी बहन को गिफ्ट करी थी। आई गिफ्टेड ब्रांड न्यू होंडा सिटी वर्थ रुपीज 12.50 लाख रुपए मैंने अपनी बड़ी बहन को गिफ्ट करी। सारे के सारे रिश्तेदार सारे के सारे जितने लोग थे ना, सारे के सारे शौक थे एंड इट वाज अमेजिंग कहना चाहिए। लोगों ने शादियां अटेंड करी और वो ये बोलने पे मजबूर हो गए कि हमारी आज तक की जिंदगी में हमने इतने सारे मैरिज फंक्शन अटेंड करी है, लेकिन दिस इज द बेस्ट मैरिज फंक्शन आई एवर अटेंडेड। ये लोगों का स्टेटमेंट था, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मैरिज आई हैव एवर अटेंडेड इन माय लाइफ। मतलब अपनी जिंदगी में ये पहली शादी थी जिसको हमने इतनी शानदार, इतनी कहना चाहिए रॉयल मैरिज हमने अटेंड करी एंड इट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट। और बहुत जबरदस्त तरीके से मेरी बहन की शादी हुई। एंड अगर मैं अपनी तो वो ये क्यों हो पाया, अब कम टू द पॉइंट व्हाई। लोग बहुत सारे लोग इवेंट्स में आते हैं, बहुत सारे लोग इवेंट्स में आते हैं, बहुत सारे लोग चले जाते हैं। मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने इवेंट्स को स्टार्ट किया। फ्रैंकली स्पीकिंग दे आर नॉट इन इवेंट्स। आज वो इवेंट्स में नहीं है। बहुत सारे लोग आज कहीं पे नौकरी कर रहे हैं या अपना फैमिली का, अपने घर का काम देख रहे हैं, व्हाटएवर। बहुत सारे लोगों ने इवेंट्स को मेरे साथ इवेंट्स को स्टार्ट किया। उनमें से जब मैंने इवेंट्स को स्टार्ट किया तो मैंने बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया था, चलो इवेंट्स स्टार्ट कर रहे हैं, लेट्स स्टार्ट इवेंट्स। तो उन लोगों ने डिनाई किया था, अवॉइड किया था मेरे को कि नहीं यार नहीं करना चाहिए। लोगों ने डिनाई किया था। मैं आपको बताता हूं लेकिन मैं क्यों कर गया। जब पहली बार जब मैंने इवेंट्स की प्रेजेंटेशन देखी थी, मैंने द वेरी फर्स्ट टाइम पहली बार मैं उन लोगों को देख रहा था जो लोग मुझसे सिर्फ 2-2.5 साल बड़े थे, सिर्फ 2-2.5 साल बड़े हुए थे। मैं उनकी रिस्पेक्ट देख रहा था कि यार बाहर की दुनिया में एक इंसान जहां पे गलत डायरेक्शन में जाता है, डेविएट हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। आज ये लोग सिर्फ मुझसे 2-2.5 साल बड़े हैं, 2.5 साल एक सिर्फ इनकी मुझसे बड़ी है। और जहां पे एक स्टूडेंट बाहर की जिंदगी में गलत काम करता है, एक स्टूडेंट बाहर की जिंदगी में डेविएट हो जाता है, अपने माँ बाप से चीट करता है। पेरेंट्स बहुत सारे ड्रीम्स लेकर अपने बच्चों को, बिकॉज हर एक माँ बाप अपने सपने अपने बच्चों की आंखों से देखते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल एक गलत जगह में डेविएट हो जा रहे थे। और मैं पहली बार उन 2 लोगों को देख रहा था स्टेज पे जो आज दुनिया लोगों का दिल जीत रहे थे, लोगों को ये बता रहे थे कि आपको भी आगे बढ़ना चाहिए, अपनी तो जिंदगी बदल रहे थे, आने लोगों की जिंदगी बदलने का एक जरिया बन रहे थे। ये पहला दिमाग मेरे साथ क्लिक हुआ था। एंड द सेकंड थिंग दैट वाज एनवायरनमेंट। वो माहौल इतना पॉजिटिव लग रहा था मेरे को, बिकॉज आज तक कभी किसी ने इंकरेज नहीं किया। हिंदुस्तान में हर एक इंसान टांगे खींचता है, यही एक रीजन है कि हिंदुस्तान कबड्डी में वर्ल्ड चैंपियन है, क्योंकि उसमें टांगे खींचनी पड़ती है। ऐसा होता है कमाने सो रहा हूं, इंसान टांगे खींचता है, सबको टेंशन। आपके घर में कार आएगी तो पड़ोसी ये सोचेगा इसकी कार में स्क्रैच कैसे मारे, है ना। लोगों के साथ हमेशा बड़ी प्रॉब्लम होती है और सबसे ज्यादा जलने वाले लोग तो रिलेटिव होते हैं। वो कहीं पे मैंने इंस्टाग्राम में एक बार पोस्ट पढ़ा था, देयर आर 3 टाइप ऑफ पीपल, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड रिलेटिव। दिल वाली बातें भी ना जग घूमे क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको कि क्या देखा था मैंने। सबसे बड़ी चीज कि यहाँ पे एक बंदा सही डायरेक्शन में जा रहा है, सही रास्ते में जा रहा है। जहां पे बाहर की दुनिया में लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ पे एक इंसान अपने थॉट्स को बिल्ड कर रहा है और उसके अंदर पॉजिटिविटी कूट के भर रही है। That was amazing। ये ट्रूली बताऊं तो मेरे को लगा यार इतनी पॉजिटिविटी अगर मेरे अंदर आ जाएगी ना तो मुझे लगता है मैं दुनिया जीत सकता हूं। दूसरी चीज तो ये पूरा का पूरा एनवायरनमेंट, पूरा का पूरा माहौल मेरे को लग रहा था ट्रूली इट इज अमेजिंग। हर एक इंसान इंकरेज कर रहा था नहीं आपको आगे बढ़ना है। जिस इंसान ने मुझे एडमिशन दिला वो उनकी जुबान में सिर्फ मेरा नाम रहता था, आशीष जी बहुत आगे जाना है, आशीष जी आपको स्टेज पे पहुंचना है, आशीष जी आपने एक बाइक अचीव कर रही है, आशीष जी आपने सेल्फ डिपेंडेंट होना है, आशीष जी आज के बाद आपको अपने माँ बाप को सपोर्ट कर रहा है। आज से पहले ये स्टेटमेंट मैंने कभी नहीं सुना था। और जब मैं पहली बार जब मैं इवेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद जब मैं अपनी अपलाइन से ये स्टेटमेंट सुनता था ना, सच पे बता रहा हूं मेरे को लगता था यार नहीं यार यही वो प्लेटफॉर्म है जिसको मैं सर्च कर रहा था, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। और यहाँ पे अगर इतने सारे लोग इंकरेज करने वाले मिल रहे हैं, इतने सारे लोग बोल रहे हैं यस यू कैन डू इट, आप आगे बढ़ सकते हो, तो यार इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती मुझे आगे बढ़ने से। शायद ये बहुत बड़ा रीजन था कि मैं उस जगह से इस जगह
प्रेजेंटेशन ये ईबीएस का एनवायरनमेंट था। जब मैंने ट्रेनिंग ली तो मुझे बोला गया कि आशीष जी ड्रीम लिखिए, अपने सपने लिखिए। मैं आपको बता दूं, मैं एक ऐसे शहर से बिलोंग करता था जहां पे लोग 2 रुपए के लिए लड़ाइयां कर देते थे, 2 रुपए के लिए फाइट होती थी वहां पे। हमेशा मैं देखता था, हमेशा आए दिन मेरे फैमिली में क्रैशेस चलते रहते थे, हमेशा परिवार में क्रैशेस चलते रहते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन। हमारी घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। मेरे पापा कहना चाहिए 3rd ग्रेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उनकी इतनी ज्यादा सैलरी नहीं थी कि वो बहुत अच्छी जिंदगी जी सके। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, जैसे कि मोस्ट ऑफ द पीपल, हिंदुस्तान का मोस्टली क्राउड एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, शायद उनमें से एक मैं भी था। मैंने एक छोटे से स्कूल से अपनी पढ़ाई करी। उसके बाद पढ़ाई करने के बाद मेरे पापा ने मेरे को भोपाल शहर में भेजा अपनी इंजीनियरिंग करने के लिए। पूरे खानदान का पहला इंजीनियर था मैं। जब मैं भोपाल में पहुंचा तो मुझे पता चला कि यहाँ पे इंजीनियर्स के हालात ऐसे हैं कि अगर आंख बंद करके एक कंकड़ मारो ना तो 9 में से पक्का 9 इंजीनियर्स को लगेगा। इट्स ऑल अबाउट इंजीनियरिंग। मेरे को पता चला यहाँ पे हर एक बंदा इंजीनियर है। मैं अपने खानदान का पहला इंजीनियर था। मेरे को लगता था नहीं, आई एम गोइंग टू बिकम एन इंजीनियर। जब मैं भोपाल में आया पता चला कि यहाँ पे सारे इंजीनियर, ठीक है ना। तो मेरे को लाइफ पता चली कि यार कितनी स्ट्रगलिंग लाइफ है। सो जब ईबीएस को देखा तो बोला गया कि ड्रीम लिखिए। तो मेरे इतने बड़े सपने नहीं थे। मेरे को लगता था मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूंगा, पढ़ाई करने के बाद मेरी 40-50 हजार की नौकरी लग जाएगी और मेरी जिंदगी सेटल हो जाएगी। ये मेरा पहला सपना था। मेरे को सारी कार एक ही जैसे लगती थी। मारुति और मर्सिडीज का तो नाम ही नहीं जानता था। मेरे को लगता था सारी कार एक ही जैसे, 4 चक्के होते उसमें, बस दैट इज कार। मैं कभी उसमें फोकस नहीं करता था कि यार एक कोई कार बड़ी जबरदस्त कार्स होती है। मेरे को कोई मतलब नहीं था टाटा क्या होता है। हमारे उस समय पे इंडिका बड़ी जबरदस्त कार थी। मतलब उसके किसी के पास इंडिका है मतलब वो बहुत रईस आदमी है। तो मैं जिंदगी में कार में सिर्फ एक ही कार का नाम जानता था। वो कौन सी कार थी? कौन सी? इंडिका। इकलौती एक कार का नाम जानता था। कोई सपने बड़े नहीं थे कि यार मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूं। मेरे बहुत बड़े सपने थे नहीं, लेकिन एक क्वालिटी मेरे अंदर थी कि जब मैं लोगों को देखता हूं ना तो इंस्पिरेशन उनसे बड़ी जबरदस्त लेता हूं। मेरे को लगता है यार इसकी लाइफ इतनी बेहतरीन हो सकती है तो मेरी भी लाइफ बड़ी जबरदस्त हो सकती है। और मैं अपने आप को उस जगह से ना उस लेवल पे ले जाने की कोशिश करता हूं कि मेरे को भी उस लेवल पे पहुंचना है। हमेशा जब भी आज भी अगर मेरे बगल से एक दिन अगर फरारी निकलती ना तो मेरे को लगता है कि एक दिन आएगा जब मैं भी फरारी से घूमूंगा। मेरे को लगता है एक दिन मैं फरारी से घूमूंगा। हमेशा ये रहता है कि मैं अपने आप को एक ऊंचे लेवल पे देखता हूँ। जब मैं अपने आप से किसी बंदे को ऊंचे लेवल पे देखता हूँ ये मेरे अंदर तड़प थी। ये कहना चाहिए कि क्यूरियोसिटी थी मेरे अंदर कि यार नहीं कुछ तो अलग करना है, कुछ तो जबरदस्त करना है। सो ईबीएस में जब सपने मेरे को बोले गए सपने बनाइए तो ड्रीम्स के लिस्ट में शायद मेरे पास इतने सपने नहीं थे। फिर मेरे को बोला गया कि आशीष जी थिंक अबाउट योर ड्रीम लाइफ। आप अपनी सपनों की जिंदगी के बारे में सोचिए। जब मैं अपनी सपनों की जिंदगी के बारे में सोचना स्टार्ट किया और सर ने मेरी डायरी में एक चीज लिखवाई कि आशीष जी सबसे पहला सपना मुझे लगता है वो डेडिकेट करना चाहिए हमें अपने माँ बाप के लिए। आई टूक अ ड्रीम फॉर माय फैमिली। मैंने अपने माँ बाप के लिए उस दिन सपना लिया क्योंकि मेरे माँ बाप ने हर चीज सैक्रिफाइस करी थी, ना जाने कितने सारे त्याग किए थे। आई वॉज एन इंजीनियर, मेरी दीदी डॉक्टर थी, मेरी छोटी सिस्टर एमकॉम की अपनी पढ़ाई कर रही थी। हम सारे के सारे भाई बहनों को पढ़ाने में मेरे माँ बाप ने इतना पैसा खर्च किया कि शायद उन्होंने अपनी जिंदगी वो शायद जी ही नहीं पाए। एक लग्जरी कार से चल सकते थे लेकिन उनके पास एक कार नहीं थी, शायद एक छोटी सी बाइक थी। बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करते थे। घर को चलाना भी बहुत मुश्किल था। मेरे घर के हालात कुछ ऐसे थे लेकिन इट वाज ईबीएस थी एक सपना जगा। उस दिन बैठकर एक उम्मीद जगी कि नहीं यार आज के बाद मुझे अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है। लोग बोलते हैं कि सर जब मैं काम करता हूँ मेरे दोस्त मना करते हैं। लोग बोलते हैं सर जब मैं काम करता हूँ तो मेरे दोस्त मजाक उड़ाते हैं। लोग बोलते हैं सर मैं जब काम करता हूँ तो लोग मुझे ताने मारते हैं, मेरा अपोज करते हैं। मैं बोलता हूँ मेरी अपलाइन ने एक बात बोली थी और गुरु मूवी का बहुत अच्छा डायलॉग है कि जब लोग आपके खिलाफ बोलने लग जाए समझ लो आपने तरक्की करना स्टार्ट कर दिया। That is the first step. So मेरे को फर्क नहीं पड़ता था बिकॉज जब मेरे दोस्त मना करते थे तो मेरे को लगता था अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा जिंदगी में। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरे माँ बाप एक आम सी जिंदगी आज तक जीते हैं, शायद वही आम सी जिंदगी रह जाएगी। वो बहुत बड़ा ड्रीम था। कई बार मेरे मम्मा पापा जब किसी फैमिली फंक्शन पे जाते थे, कई मेरे फैमिली रिलेटिव्स रिच थे तो उनके सामने ना उनको क्रिटिसिज्म का शिकार होते थे। कई बार उनको ताने सुनने को मिलता था। वो दिल में हर्ट करता था कि यार नहीं यार कुछ तो स्ट्रॉन्ग करना है जबरदस्त तरीके से कि आने वाले समय में इस जयशूर खानदान में सबसे
सुपर पावर मेरी फैमिली होनी चाहिए। एक सपना लिया था, कई बार मेरे माँ बाप को जलील होना पड़ा, कई बार मेरे माँ बाप ने ताने सुने, कई दफा ना जाने कितने सारे फंक्शन में लोगों ने इतने सारे ताने मारे, इतने सारे अपोजिशन मिले। वो सपना लिया था कि मैं अपने माँ बाप को एक बेहतरीन लाइफ देना चाहता हूँ। आई टूक अ ड्रीम फॉर माई फैमिली। तब मुझे फर्क नहीं पड़ता था मेरे दोस्त बना करते थे, क्यों? अगर आज दोस्त बना कर दिया, मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया, तो मेरे इस डिसीजन से मेरे माँ बाप के सपने नहीं पूरे होने वाले। Am I right? Yes or no? सच्चाई थी। अगर किसी दोस्त ने मेरा मजाक उड़ा दिया, सर मेरा मजाक उड़ा रहा है, और अगर मैं काम करना बंद कर देता तो शायद मेरे माँ बाप की जिंदगी जो उन्होंने कुर्बान कर दी अपने बच्चों के लिए, जो उन्होंने सपने छोड़ दिए, त्याग कर दिए, हर सपनों को मार दिया, शायद वो सपने पूरे नहीं कर पाते। आई टूक अ ड्रीम फॉर माई फैमिली कि मुझे अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है। सर मैं बता रहा हूँ, आज बहुत अच्छा लगता है। मेरे पापा ऑफिस जाते हैं तो मेरी गिफ्ट की गई कार से जाते हैं। अगर मेरे पापा जिस घर में रहते हैं वो आशीष सिंह जयसूर ने गिफ्ट किया है। और कई दफा लोग आके जब ये पूछते हैं कि मेरे पापा का नाम है मिस्टर ज्ञानेंद्र सिंह जयसूर, जब लोग बोलते हैं कि वेट जब लोग बोलते हैं कि अंकल ये आशीष सिंह जयसूर आपका रिलेटिव है क्या? बिकॉज जयसूर सर नेम, अब हमें सरनेम तो अपने डैड से मिला, अपने पापा से मिला। जब मेरे पापा ये बोलते हैं कि आशीष सिंह जयसूर मेरा रिलेटिव नहीं, मेरा बेटा है। जिंदगी में उस समय पे जब हमने पंकज जी, अरे जबरदस्त क्लैप्स होनी चाहिए, नाम ही इज वेरी नाइस लीडर। मैं सर को हमेशा देखता रहता हूँ फेसबुक में। आप जितना भारत भ्रमण करते हो मुझे लगता है मोदी जी भी नहीं करते। तो ये कभी चेन्नई में रहते हैं, कभी कानपुर पहुंच जाते हैं, कभी कहीं पहुंच जाते हैं, इनको देखता रहता हूँ, वॉच करता रहता हूँ। आपको याद होगा पहले 2000 का चेक बनता था, 3 ज्वाइनिंग में 2000 का चेक बनता था, 2000 का पहले जब मैंने ईबीएस में एडमिशन लिया था। मैं इतना एक्साइटेड हुआ, पापा के पास गया, मैंने सोचा कि पापा एक्साइटेड हो जाएंगे, मेरा लड़का कमाने लग गया है ना। तो मैं इतना एक्साइटेड था, मैंने अपनी अपलाइन से सुना था कि आप पहली कमाई अपने माँ बाप को कहना चाहिए डेडिकेट करते हो तो बहुत एक्साइटेड होते हैं, आपके माँ बाप बड़े जबरदस्त एक्साइटेड होंगे। मैं इतना एक्साइटेड था, मैं घर गया और 2000 का पापा को चेक दिखाया कि पापा देखो मेरी पहली कमाई। उसके बाद पापा का ऐसा रिस्पॉन्स था, पापा ने क्या क्या बोला मैं आपको बता भी नहीं सकता। बताऊंगा सिर्फ लड़कों को भी अकेले में करना। बोले ये कमाने लग गया, ये पैसे कमाने लग गया, मैं इसको पढ़ने के लिए भेजा था, पता नहीं क्या करने लग गया, ये वो। अरे यार मैं तो इतना मोटिवेट था गया, पापा देखो पहली कमाई मेरी। ओह गॉड, सबसे ज्यादा डिमोटिवेशन कहीं से मिली तो मेरे पापा से मिली। He was first person जिन्होंने सबसे ज्यादा डिमोटिवेट किया था मुझे, है ना। तो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, और सो पापा ने डिमोटिवेट किया मेरे को। और मैं ना हमेशा एक चीज बड़ी जबरदस्त, मैं मेरी शक्ल ना इतनी गंदी सी हो गई, मैं वापस से भोपाल आके बोला सर पापा मना कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं मत करो फालतू, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। एंड इट वाज द डे, सर ने बहुत अच्छी बात बोली, बोले आशीष जी अगर वहां पे कोई भी माँ बाप होते ना तो शायद उनका यही रिस्पॉन्स होता, क्योंकि एक माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं और उनका बच्चा ये बता कि देखो पापा मैं कमाने लग गया हूँ, तो उनको यही लगेगा बेटा तू अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर, अभी तेरे को कमाने की आवश्यकता नहीं है। पापा को क्या पता था कि ये ईबीएस बड़ी जबरदस्त है, पापा ने एजुकेशन नहीं देखी थी ईबीएस की, पापा ने ईबीएस का प्लेटफॉर्म नहीं देखा था, पापा ने ईबीएस का सिस्टम नहीं देखा था। पापा की गलती नहीं थी, वहां पे अगर हम सब होते ना तो हम सबका भी रिस्पॉन्स यही होता खबर सुन रहे हो। इस चीज को समझने की कोशिश करना चाहिए, लोग पता नहीं क्यों टूट जाते हैं। मैंने बोला सर ने मुझसे एक क्वेश्चन किया कि आशीष आप ईबीएस किसके लिए कर रहे हो,
मैंने बोला सर मैं अपने माँ बाप के लिए कर रहा हूँ ये बस, और उन्होंने सपना भी लिखवाया था, आपने लिखा है कि पहला सपना मैं अपने माँ बाप का पूरा करूंगा, आप इतने में ही टूट गए। आज मैं काम करना स्टार्ट किया, मैं भूल गया पापा ने क्या बोला, काम करता गया, और एक दिन उस दिन बड़ा जबरदस्त लगा। और जब मैं मतलब थोड़ा सा और कमाने लग गया, पापा को लगा 2000 रुपए कमा लिए, मतलब ये एवं ही है, चलो ठीक है कमा लिया होगा। उसके बाद जब मैं 10,000 रुपीज मेरी एक महीने की इनकम होने लग गई, तब भी पापा को ऐसे ही लगा। जब मैंने बोला पापा मैं कार लेने वाला हूँ, तो जैसे मम्मी पापा नहीं होते, अब मैं 18-19 साल का था, बोले कोई बात नहीं बेटा कार लेगा। जद अपना मेल कराया उन्होंने ऐसे बोला जैसे नहीं होते बच्चे होते, आ बेटा हाँ ले मैं बोला पापा मैं कार लेने वाला हूँ, बोला हाँ बेटा ले उनको लगा मस्ती मजाक कर रही है, ठीक है ना। और उसके बाद दिवाली का दिन था, और घर के बाहर मैं हॉर्न प्रेस कर रहा था, तो मम्मी ने इग्नोर किया कि कौन होगा, बार बार इग्नोर किया। मम्मी बाहर निकली, एंड शी वाज शॉक कि मेरा लड़का पोर्ट फिगो से आया हुआ घर। और उसके बाद पापा का रिस्पॉन्स तो देखने लायक था, और पापा इट वाज अमेजिंग, मतलब उनको बहुत प्राउड फील हुआ। और पापा की सैलरी 30,000 थी, और एक दिन मैं बैठा कि बोले कि ज़्यादा नहीं कमा पाओगे तुम, अभी ये कुछ 1000 रुपए, 10,000, 20,000, 30,000, तो ठीक है इतना अभी थोड़े समय की बात है, उसके बाद कुछ नहीं होगा तुम्हारा। पापा का ये रिस्पॉन्स था। और एक दिन मैं पापा के साथ बैठा, मैंने बोला पापा आज देखते हैं कि किसकी सैलरी ज़्यादा है। पापा की इनकम थी 30,000 और मेरी इनकम थी 3 लाख रुपीज। मम्मी ने बोला कि अब ये पापा नहीं तुम पापा हो। एज इन द टर्म ऑफ इनकम पापा ने बोला भाई कमाने में का बाप कब आशीष सिंह जैशूर है। इट वॉज अमेजिंग रिस्पॉन्स, मतलब। और आज मेरे पापा मतलब पहले बाइक पे चलते थे, अब मेरे पापा मतलब बाइक तो उन्होंने ऐसा लग रहा है सड़ गई होगी, हाँ सही बता रहा हूँ। अब मेरे पापा मेरी दी हुई कार से चलते हैं, जबरदस्त तरीके से ऑफिस जाते हैं, टक्शन मारते हुए जबरदस्त तरीके से, गॉगल लगाकर गॉगल लगा के टक्शन मारते हुए अपने ऑफिस जाते हैं जबरदस्त तरीके से, और इतना जबरदस्त लगता है। और सर वेरी टाइम्स मेरे घर में मेरे जो रिलेटिव्स थे ना, मेरे एक भैया थे, उन्होंने जब मैंने ईबीएस को एडमिशन लिया तो सबसे ज्यादा मेरे पापा के कान सबसे ज्यादा उन्होंने भरे थे, सबसे ज्यादा भरे थे। ये बर्बाद हो गया, वहां जाके फालतू काम करने लग गया, भोपाल जाके पढ़ाई लिखाई इसने छोड़ दी है, सुनना फिर मैं पढ़ाई में भी आऊंगा और फिर मैं अपने में आऊंगा। मैं बताता हूँ उनका रिप्लाई क्या था, उनका रिस्पॉन्स क्या था। ये बर्बाद हो गया, ये फालतू काम करने लग गया, ये बकवास काम करने लग गया है, ठीक है ना। And at that time he was doing MBA in Pune में। मेरे रिलेटिव बात कर रहा हूँ, रिलेटिव जिनका भी सरनेम जयशूर ही था, सोचो इसके बाद भी, ठीक है ना। इसके बाद जब उन्होंने पापा को ऐसा रिस्पॉन्स किया तो पापा ने मेरे को बहुत डांटा। मैं कई बार ईबीएस ऐसा करता था, मैं कन्वेंशन में आता था तो शोर होता था, मेरे पापा बोलते थे ईबीएस नहीं करोगे, मैं बोला हाँ पापा कौन कर रहा है, मैं तो कर ही नहीं रहा ईबीएस, ऐसे ही बोलता था, है ना। मैं बोलता नहीं कर रहा ईबीएस में। कई बार मैं कन्वेंशन में आता था, शोर होता था, बोलते थे इतना शोर कहाँ हो रहा है, कहाँ हो, मैं बोलता सब्जी मंडी में हूँ। ऐसे ही बोलता था हमेशा, मैं अपना काम करता रहता, सीधी सी बात है। और सर बता रहा हूँ वो इंसान पहले भी बाजाज पल्सर प्लान कर रहा था, मैं पल्सर परचेज करूंगा, आज भी पल्सर ही प्लान कर रहा है स्टिल 8 साल के बाद। मेरा रिलेटिव ही है, ब्रदर ही है, ठीक है ना। और आज भी बाजाज पल्सर प्लान ही कर रहे हैं वो भाई साहब, ठीक है ना। और उनकी शादी वादी हो चुकी है, और कहना चाहिए कि आज उनकी 25,000-30,000 रुपीज एक्सिस बैंक में वो नौकरी करते हैं, और जितना वो 1 साल का कमाते हैं उससे ज्यादा मैं 2-3 हफ्ते का कमाता हूँ। मजे की बात क्या है कि अब अगर घर में कोई आता है ना तो घर में लोग सबके बारे में पूछते हैं, अंकल चाचा जी कैसे हैं, चाची जी कैसी है, रेसू मेरी दीदी का नाम है, रेसू कैसी है, रूबी कैसी है मेरी छोटी सिस्टर, लेकिन कोई मेरे बारे में नहीं पूछता आशीष कैसा है। नो, गलती से नहीं निकल सकता कि आशीष कैसा है, क्योंकि अगर उन्होंने पूछ लिया आशीष कैसा है तो औकात समझ में आ जाएगी। और
गलती से भी नहीं पूछ सकते कि आशीष कैसा है। और गलती से अगर मैं घर पे मिल गया और कोई रिलेटिव आ गए और आशीष कैसे हो, तो बोला बड़ा अच्छा हूँ, जबरदस्त। और गलती से, क्योंकि कई बार गलती से निकल जाता है क्या कर रहे हो आजकल, निकल जाता है ना। यस पूछना नहीं चाह रहे थे, लेकिन इंसान जब भी कहीं पे किसी से मिलता है, क्या और बताओ कहाँ पे क्या कर रहे हो, ऐसा नॉर्मली पूछता है कमाने सर रो। यस और भैया गलती से ही निकल गया और कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, फिर देखिए हम बताते हैं क्या कर रहे हैं। वही विश कर रहा हूँ अभी, बोला हाँ वही विश कर रहा हूँ। 70-80 लाख रुपए कमा लेता हूँ एक साल का। ओके चाची जी चलता हूँ, प्रणाम। चलता हूँ, चाचा जी आएंगे तो मैं आके लास्ट में मिलता हूँ। क्यों डरते हो यार, काम करने के लिए लोग मना कर देते हैं। अगर मेरे दोस्त उस दिन अपोज कर रहे थे, मना कर रहे थे, ताने मार रहे थे, अगर मैं उस दिन उनकी बातों में आ जाता तो आज मेरे माँ बाप को प्राउड फील होता है। सच में कई दफा ऐसा होता है शहर में तो ऐसा होता है, मेरे शहर में, मेरे होम टाउन में, कि अगर मेरे मामा पापा कहीं पे मिल जाते हैं ना तो इतना प्राउड फील, मतलब लोग जब एसोसिएट्स मिल जाते हैं, यूजर्स मिल जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 1-2 घंटे से पहले मतलब ऐसा बोलते हैं कि अंकल आंटी बताइए आशीष सर क्या करते हैं, आशीष सर कैसे हैं, बताइए कुछ तो बताइए जबरदस्त तरीके से। और मामा को इतने सारे कॉम्प्लीमेंट, ना जाने कितने सारे जगह से, फेसबुक पे इधर से उधर से, ना जाने कितनी सारी। और उस समय पे उनको जो प्राउड फील होता है ना सर, उसके सामने ये पैसा कुछ नहीं लगता। बहुत अच्छी फीलिंग आती है, अमेजिंग फीलिंग आती है। तुमसे यार क्या भूल गया हो और किसे ते भूल गया हो अटारी सुखा चटीदा चटीदा इतनी मस्त लाइफ है ना, बता नहीं सकता। अगर दोस्त मना कर रहे थे उस दिन मैं उनकी बात मान लेता ना, तो मैं भी किसी मुंबई शहर में, किसी पुणे शहर में एक छोटी सी नौकरी कर रहा होता 25-50 हजार रुपए की। हाँ, आज मैं सही बता रहा हूँ, आई हैव टेकन अ ड्रीम फॉर माई फैमिली। मैंने अपनी परिवार के लिए पहला ड्रीम लिया था, अपने माँ बाप के लिए पहला ड्रीम लिया था। और मैं आज बोल सकता हूँ कि जो सपना मैंने अपने माँ बाप के लिए लिया था, कि उनको भी प्राउड फील होना चाहिए कि मेरा बेटा आशीष सिंह जयसूर है, उनको भी प्राउड फील होना चाहिए कि मेरा बेटा सबसे ज्यादा कमाता है, उनको भी प्राउड फील होना चाहिए कि मेरे बेटे के पास सबसे लग्जरी कार है, उनको भी प्राउड फील होना चाहिए कि मेरे बेटे ने जो घर मेरे को गिफ्ट किया वो आलीशान घर है। और मैं बोल रहा हूँ सर, आज कभी दोस्तों ने मना किया था, मैंने बात नहीं मानी थी, क्योंकि हर वक्त जब लोग मना करते थे मुझे सिर्फ मेरे माँ बाप याद आते थे, सिर्फ माँ बाप के सपने याद आते थे, मैं उनके लिए काम करता गया। और आज की डेट की मैं बात करता हूँ सर, कि मेरे माँ बाप ने जो सपने सच में अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि हम ये भी कर पाएंगे, आज वो सपने भी पूरे कर पाए। मुझे एक बहुत अच्छा सा इंसिडेंट याद है, मैं पहली बार मामा को 4000 की साड़ी एक गिफ्ट करने के लिए लेकर गया था। मम्मी ने बोला 4000 रुपए, आर यू मैड, पागल हो गए क्या तुम, 4000 रुपए खर्च कर दिए। आजकल वो आशीष सिंह जयसूर की मामा हो गई, मैं अगर 10,000 रुपीज की साड़ी में गिफ्ट करता हूँ 15,000 रुपीज की, मम्मी बोलते मम्मी 15,000, 15,000 रुपए की, 15,000 रुपए की। मैं मम्मी को 3 बार देखूँ, मम्मी 15,000 रुपए की है, 15,000, 15,000 रुपए की, कितनी सस्ती।
एक्चुअली में कि मैं आई डू इट, मैं इस चीज़ को करूँगा। सुनना, बहुत एक बड़ा ड्रीम लिया है। मेरी मम्मी ना बार्गेनिंग बड़ी करती है, सबकी मम्मी करती है बार्गेनिंग, ठीक है ना। आलू ऑलरेडी 8 रुपए किलो, उसमें भी 1 रुपए घटाते हैं। क्या घटाते हैं? 8 ही रुपए का, 10 रुपए का। मुझे नहीं पता आज आलू का रेट क्या है, 20 तो जितने का भी मम्मी मेरी बार्गेनिंग बड़ी करती है ज़बरदस्त तरीके से। मैं चाहता हूँ कि इट इज़ माई ड्रीम कि मेरी मम्मा बार्गेनिंग तो करती है, वो उनके ब्लड में, उसको नहीं। आई नो, कुछ भी कर लो, अरे मम्मी 8 रुपए क्या 1 रुपए घटा रहे हो, है ना। मम्मी कभी नहीं करती। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे मामा एक बार, ये मैंने ड्रीम लिया था जब मैंने यूएस में एडमिशन लिया था, एंड जब मैं अपने घर की कंडीशंस देखता था, मेरे को लगता था कुछ तो अलग होना चाहिए। मेरी मम्मा सब्जी मंडी जाएँ, और अगर जाएं या कहीं पे भी सब्जी खरीदने के लिए जाएं, क्योंकि वहाँ पे भी शॉपिंग मॉल्स नहीं है, लेकिन मैं अपने जगह पे मैं चाहता हूँ कि मेरी मम्मा अपनी 5 सीरीज या 7 सीरीज BMW में जाए, ठीक है ना। दिस इज नॉट अ ड्रीम, ये ड्रीम नहीं है, ठीक है ना। 5-7 सीरीज में मम्मी सब्जी खरीदने जाए, ठीक है ना। अब अगर मम्मी वेजिटेबल्स खरीदने गए हैं, तो पहली बात तो एक ड्राइवर होना चाहिए, वाइट कैब वाला, ठीक है ना। और मेरी मम्मा बिल्कुल ज़बरदस्त पीछे बैठी रहनी चाहिए, और मम्मा उतरनी चाहिए, ड्राइवर आना चाहिए, गेट खोलना चाहिए, मेरी मम्मा उतरे, और फिर मैं वो बार्गेनिंग करना देखना चाहता हूँ, ठीक है। मेरे पापा अपनी लैंड रोवर से ऑफिस जाए, अपने लैंड रोवर से जाए जबरदस्त तरीके से, और यू टर्शन लगा के, आप प्राडा को गॉगल आना चाहिए, 1-8 लाख का तो गॉगल आना चाहिए, जितनी लोगों की सैलरी होती है उतना तो गॉगल फेंक दिया। सपना शायद ही बहुत ही जल्द पूरा हो जाएगा, और मेरा बर्थडे 2018 दिवाली याद रखिएगा, 2018 दिवाली, आशीष सिंह जयसूर इज गोइंग टू परचेज लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट्स वर्थ ₹72 लाख। जीरो लेवल से इस लेवल पे पहुंचा, उस जीरो लेवल से जब मेरे पापा मेरे को 4-5 हजार रुपए एक महीने का भेजा करते थे, उस लेवल से अगर इस लेवल पे आया हूं, तो इस लेवल से उस लेवल पे पहुंचूंगा। और एक दिन ये भी होगा कि आशीष सिंह जयसूर 30 साल की कम एज से पहले अपनी ऑडी R8 2.5 CR में होगा। वन डे विल कम, इतना मुझे विश्वास है। सर का आशीर्वाद है यार, कितना चाहिए पैसा। हाँ, 1,30,00,000 रुपए एक पोजीशन में, हाँ 3 पोजीशन है, 3,90,00,000 कितना, कमान कितना। तेरे बिना क्या वजूद है। एक सपना है कि एक दिन की इनकम 1 करोड़ रुपए होनी चाहिए, कितना। विच कार, कौन सी कार आपकी ड्रीम कार है? ऑडी R8। अगर 1 करोड़ रुपए एक दिन का कमाते हो, कितने दिन की इनकम है? कितने दिन की? 3 दिन की इनकम, ऑडी R8। कौन सी लैम्बोर्गिनी चाहिए? 5 दिन। कितने की आती है? 3 करोड़ की, 5 करोड़ की, 10 करोड़ की, 1 करोड़ रुपए टिप में देके आ जाए। अरे यार, सपने तो बड़े करो, सपने तो एक बार अपने बड़े करो जबरदस्त तरीके से। मैंने पहला सपना अपने माँ बाप के लिए लिया था। आप टेकन अ ड्रीम फॉर माय फैमिली, और मुझे नहीं लगता कि आज मेरे माँ बाप ने जो सपने देखे थे मैं वो पूरे कर पा रहा हूँ। और एक दिन आएगा, आज मैं अपने जयसूर खानदान की मैं बात कर रहा हूँ सर, लोग दूर से डर जाते हैं हमारी फैमिली देखकर कि भाई बड़े लोग आ गए। साइड हो जाओ, बड़े लोग आ गए। लोगों का स्टेटमेंट होता है कि बड़े लोग साहब, बड़े लोग। राम जी की चाल देखो, की मचाल देखो, कर
कि मेरे पापा का इंतजार कर रहे होते कि साहब कब आएंगे हमारे फंक्शन में। हम एक बार आज इंतजार होता है लोगों का। हर एक सपना जो मेरे माँ बाप ने देखा था, जो कभी उन्होंने सैक्रिफाइस किया था, थैंक्स टू ईबीएस, थैंक्स टू डॉक्टर शिपवन मरन सर, थैंक्स टू ईबीएस, थैंक्स टू डॉक्टर शिपवन मरन सर। आज ईश्वर के आशीर्वाद से आई एम जस्ट 25 साल का हूं मैं। आई एम जस्ट 25 साल का हूं, लेकिन परिवार ने जितने सपने देखे थे बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन, सारे के सपने पूरे कर दिए, सारे के सारे सपने पूरे कर दिए। एंड आई एम डूइंग इट अभी भी स्टिल। मैं तो अपनी अपलाइन से बोला सर इतना पैसा कमाना कि उल्टी भी हो तो पैसा निकलना चाहिए। पापा से पूछते कि साहब आपका लड़का कहाँ है, तो पापा पता है क्या बोलते हैं, लास्ट टाइम तो अभी दुबई में था, फिर उसके बाद अबू धाबी चला गया था। 5 दिन पहले इस्तांबुल में था, अभी शायद ग्रीस में, है और आ ही रहा होगा। फिर जब बुलाता हूँ तब आ जाता है, सो बड़ा पापा भी आजकल बड़े एटीट्यूड मारते हैं, उनसे सच में बहुत एटीट्यूड मारते हैं। पापा ने जब ये जवाब दिया तो मेरे भी होश उड़ गए। बोले पापा इतने एडवांस कैसे हो गए। पापा ने क्या बोला, लोगों ने बोला साहब आपका बेटा अब करता क्या है, तो उन्होंने बोला मुझसे अच्छा गूगल बताएगा क्या करता सबसे बड़ी बात, मेरे मम्मी पापा ना पड़ोसियों का बड़ा एग्जाम्पल देते हैं। इनका बेटा देखो, जब मैंने इंजीनियरिंग स्टार्ट करी तो मेरे पापा ना, हमारे बगल में एक अंकल रहते थे, उनका बेटा ना एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, वो बीएसएनएल में नौकरी कर ले रखा है। बीएसएनएल भीतर से नहीं लगता। उनकी 45,000 की नौकरी थी, 45,000 की। तो मम्मी पापा बड़ा इंस्पिरेशन बताते थे, बोलते देखो उसकी नौकरी लगी, वो पता नहीं कौन सा इंजीनियर बन गया, उसका 45,000 रुपए कमाता है। आज मेरी मम्मी का स्टेटमेंट था मेरे लिए, और आज मम्मी क्या बोलती है, मैं तो ये सोचती हूँ 45,000 में करते क्या होंगे ये लोग। मैंने बोला ऊपर से नहीं मम्मी, क्या हो गया आपको। तो दिस इज व्हाट की हर चीज बदल गई। जिन लोगों के सामने कभी शायद उनको कहना चाहिए, महसूस हुआ था कि नहीं हम इनसे बड़े वीक हैं फाइनेंशियली या कुछ भी कह सकते हैं, आज उनको बड़ा प्राउड फील होता है। और जब भी बेटे की बात आती है तो ओह हाय हाय जबरदस्त तरीके से दिल गदगद हो जाता है। बहन की शादी बड़ी जबरदस्त तरीके से धूमधाम से करी। मेरी बहन शी तो डॉक्टर, अच्छी बात है, मैं उनका छोटा भाई हूँ और मैं अपनी बड़ी बहन की पूरी मेडिकल की फीस का एक्सपेंस बियर किया। उसके बाद शादी में कंट्रीब्यूट किया, उसके बाद उसको कार गिफ्ट करी। और जब मेरी बहन मेरे को एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन अपनी ब्यूटीफुल कहना चाहिए चेरी रेड कलर की होंडा सिटी से आती है ना, उसको जब देखता हूँ ना, अपनी बहन को देखता हूँ गॉगल लगाकर, मेरी बहन जब मेरे को रिसीव करने आती है ना, तो ऐसा लगता है कितने रईस खानदान की लड़की। रईस तो है क्योंकि आशीष सिंह जयसूर की बहन है। और जब लोगों को पता चलता होगा कि जब लोगों को भी पता चलता होगा कि हाँ वही लग रहा था कि कुछ तो अलग है। आज हमें पता चला कि यार ऐसी बंदी, मतलब ये खतरनाक बंदी है, वो आशीष सिंह जयसूर की बहन ही ऐसी कर सकती है। दैट इज अमेजिंग लाइफ। बहुत ही जबरदस्त जिंदगी है, अपने माँ बाप का हर सपना पूरा कर पाया। कम टू द सेकंड पॉइंट।
कम टू द सेकंड पॉइंट, आई हैव टेकन अ ड्रीम फॉर माई सेल्फ। मैंने अपने लिए अपना एक ड्रीम लिया। मेरे दोस्त जब मेरे को मना करते थे, डिनाई करते थे, मेरे को बहुत सारे लोग मिले जब मैंने ईबीएस को स्टार्ट किया, बहुत सारे एक्स ईबीएसर्स मिले जिन्होंने ईबीएस में एडमिशन लिया और वो फेल हो गया, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को जिनको मैंने अप्रोच किया, मैंने बोला चलो एक साथ ईबीएस को स्टार्ट करते हैं, उन्होंने मेरे को डिनाई किया, बोले कि अरे कुछ नहीं होता भाई, सब फालतू है। लोगों ने मेरे को ऐसे अपोजिशन दिए। या मैंने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया, उन्होंने मेरे को मना कर दिया। बहुत सारे लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाई, उन्होंने मना कर दिया। बहुत सारे लोगों के फॉलोअप्स किए मैंने, है ना, प्रेजेंटेशन देखने के बाद फॉलोअप्स किया, उन लोगों ने भी मना कर दिया, ठीक है ना। तो हर तरह के कैटेगरी के लोगों को मैंने देखा। मैं सच में बता रहा हूं सर, अगर मैं अपने दोस्तों की मैं बात करूं, आज थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू माय ऑल अपलाइंस, जिन्होंने मुझे एक टीचिंग्स दी बड़ी जबरदस्त तरीके से कि नहीं, दिस इज योर लाइफ, जीनी आपको है, बनानी आपको है, और लाइफ का हर चीज आपके ऊपर डेडिकेट करता है। क्योंकि एक इंसान अगर टॉप पे जाता है, उसका भी रिस्पॉन्सिबल इंसान खुद होता है। एक इंसान एक एवरेज लाइफ जीता है, उसका भी रिस्पॉन्सिबल एक इंसान खुद होता है। और एक इंसान जो अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाता, उसका भी रिस्पॉन्सिबल इंसान खुद होता है। मेरी अपलाइन ने बोला था, मैंने बोला नहीं सर, मेरे को तो सिर्फ आप उससे भाग के जैसा बनना है, मेरे को तो आपके जैसा स्टेज पे रॉक करना है, मेरे को एक कामयाब इंसान बनना है। मैंने माँ बाप के लिए जो सपना लिया था, शायद मैंने हर सपना पूरा कर लिया। जो मैंने सपने में भी नहीं देखा था, वो भी सपने पूरे किए। मैंने दूसरा सपना लिया था, मेरे को अपने लिए कुछ कर रहा है। जब मैं अपने दोस्तों को देखता था, एक क्वेश्चन आता था कि यार मेरे को ना इन लोगों की जैसी तो जिंदगी नहीं चाहिए, इन लोगों के जैसी जिंदगी नहीं चाहिए। उनमें से बहुत सारे लोग आज मुंबई में जॉब कर रहे हैं, सवेरे सवेरे निकलते हैं। जब मैं बता रहा हूं, मेट्रो से जब जाते हैं अपने ऑफिस, सुबह लगाते हैं 8-9 बजे टाई लगाते हैं। मेट्रो से जब निकलते हैं ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, दे हैव कंप्लीटेड देयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और जब मेट्रो में यू करके खड़े रहते हैं, यू एक बैग का रहता है, उनको देखता हूं ना, और सच में बता रहा हूं, और मेट्रो से लोग ऐसे निकलते हैं जैसे चावल के बोरे से चावल निकलता है। अंकल जी, एक बार मैं दिल्ली गया, सच में स्केयर्ड, मैं डर गया, बहुत खतरनाक। मैं बोला कि कैसे मैं चढ़ूंगा ये मेट्रो में। राजीव चौक स्टेशन था, तो सुनना, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छा इंसिडेंट बता रहा हूँ। इतना घबराया हुआ था, मैं बोला पहली बार मैं, इतने सारे भीड़ तो भैया अपनी अच्छी लगती है कि बस माइक आ जाए, मीटिंग देना स्टार्ट कर दे, तभी भीड़ अच्छी लगती है हमें, ठीक है ना। उसके अलावा भीड़ अच्छी नहीं लगती मुझे। तो जब मैं स्टेशन गया, मेट्रो स्टेशन गया, तो मुझे बोला कि यहाँ पे आपको एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, एफर्ट्स नहीं लगाते। लोगों की लाइफ क्या होती है। मैं गया, पहले तो घबराया हुआ था। मेरे सर ने बोला आशीष जी देखिए, अभी आपकी टेंशन पूरी पूरी खत्म, बस आप खड़े हो जाओ, जैसे जहाँ पे गेट खुलेगा ना, आप खड़े हो जाओ। जैसे ही गेट खुला, मुझे पता नहीं चला कब मैं अंदर आ गया, विदाउट पुटिंग एनी एफर्ट्स। लोगों ने इतने धक्के मारे, अंदर ही पहुंचा। उसके बाद मैं खड़ा हुआ तो मैं बोला सर बाहर कैसे निकलेंगे, इतने सारे लोग। टेंशन मत लो, गेट के पास खड़े हो, ऐसे खड़े हो। जैसे ही हमारा नेक्स्ट स्टेशन आया और हम खड़े हुए, तो हम पता चला कुछ देर के बाद बाहर थे। सब कुछ ऑटोमेटिक है भाई यहाँ पे। और इतने जबरदस्त हमारे इंजीनियर साहब, जिनको मैंने बोला था भैया ईबीएस कर लो, तो बोलते कुछ नहीं होता, और कुछ नहीं होता, सब फालतू है। और आज जब सवेरे सवेरे मेट्रो स्टेशन में, मेट्रो में जब यू टाई लगा के यू खड़े रहते ना, यू खटर खटर खटर, और जब ऑफिस जाते हैं सवेरे से शाम तक, नींबू को निचोड़ के फेंक दिया जाता है। नींबू होता है, नींबू निचोड़ते फिर क्या करते हैं, फेंक देते हैं। कुछ ऐसी जिंदगी होती है उनकी। और जब वो शाम को रात में घर आते हैं ना, उनके होश नहीं रहते हैं। और व्हाट अबाउट ईबीएस लाइफ, सर सच में बता रहा हूँ, इतना जबरदस्त लगता है कि मतलब जिंदगी कुछ हमारी ऐसी होनी चाहिए। किसी भी जगह पे जाता हूँ, हाँ, पहली बात तो लोग इंतजार कर रहे होते। कभी ऐसा ऑफिस में नहीं होता कि ऑफिस में जाएंगे और आपको बुलाया जाएगा, प्लीज हेल्प मी वेलकम एम्प्लॉय ऑफ दिस ऑफिस। साहब थोड़ा सा लेट हो गए। पहली तो धक धक हार्ट बीट तो बढ़ गई, अब गालियां पड़ने वाली, पड़ेंगी गालियां।
बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी? बॉस के सामने मुंडी जमा खड़े रहते हैं, बॉस गालियां बकता और अंदर ही अंदर वो भी बक रहा हो, बस उसके गले तक यहाँ तक रहता है, उसके आगे बोल नहीं सकता। लेकिन ऐसा लगता है ना बिल्कुल ऐसे एक्सप्रेशन आते हैं, बस निकलने वाली है। वो मैंने एक बार एक स्टेटस डाला था, कुछ लोगों की सोच को देखकर उनसे ये पूछने का मन करता है कि भैया आप भाड़ में खुद जाओगे, हम छोड़कर आए। वो इंस्टाग्राम में बड़ा अच्छा लगा था कि कुछ लोगों की सोच देखकर उनसे ये पूछने का मन करता है भैया आप भाड़ में खुद जाएंगे, मैं आपको ड्रॉप करके आऊं, है ना? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, सो वो वहाँ पे वो डरा हुआ होता है बेचारा, मतलब अंदर से मुंडी झुकाया हुआ होता है, गालियां पे गालियां पड़ रही होती। व्हाट अबाउट यू इज लाइफ? लोग इंतजार कर रहे होते हैं, आपका वेलकम हो रहा होता है, स्वागत के लिए लोग खड़े हुए होते हैं। हाँ, मेरी फ्लाइट लैंड हुई, फोन आया, वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैंने बोला सर क्या चल रहा है? सर बच्चे बहुत जबरदस्त सीबीएस वेट कर रहे हैं, मैं आया, स्वागत सत्कार हुआ। एंड दिस इज नॉट अबाउट आज की बात नहीं कर रहा हूँ सर। जब मैं 18-19 साल का था ना, ऐसी बड़े वेन्यूज लेता था, कितना मजा आता है कि जब मैं एंटर करता था, मेरे वेन्यू प्रेजेंटेशंस होते थे, लोग पागल होते थे, लोग तालियां बजाते थे, अपने पहुंचने से पहले अपना नाम पहुंचता था। हाँ, इतनी पहचान बन गई, नाम बन गया कि गूगल भैया ने भी अपने को सर्च करना स्टार्ट कर दिया। So that is truly amazing life। और आप सोचो हाउ, कैसे पॉसिबल है भाई 30,000 रुपए के लिए एक इंसान सवेरे उठता 8 बजे, कितने बजे? रात को 9 बजे तक काम करता है, कितने बजे तक? 6 बजे तक काम करता है, सवेरे 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, हफ्ते में 6 दिन, और वेट होता है सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपए का। कितने का? 30,000। और मैं अगर अपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस की बात करूं तो मुझे लगता है कि मैं 6 दिन में 15 फ्लाइट्स बदली होंगी। कितनी? 15। और जो मेरे ट्रैवलिंग एक्सपेंस है ना, मोर देन 70,000 रुपीज। सबसे ज्यादा मजे लेता था, इबिच करता था वो, बोलना भी नहीं आता था भाई, इबिच होता है वो, इबिच। कैसी चल रही तेरी इबिच? 2,40,000 रुपए का पैकेज है, 2 लाख उतने से ज्यादा तो मैंने जूते चप्पल बदल दिए होंगे, सच में बता रहा हूँ, उतने से ज्यादा तो मैंने जूते चप्पल बदल दिए होंगे। भाई घर से लेके चला तेरा 1 साल का पैकेज निकल जाएगा। और आज भी कभी भोपाल शहर में मिल जाते ना, सच में बता रहा हूँ, लिफ्ट मांगते हुए आज भी खड़े रहते थे, इबिच करते थे, इबिच। मैं तो भैया अपना काम करता रहता था, और जब मैं अपनी कार में बैठता हूँ तो मेरी कार, अगर मैं बड़ा नॉर्मल फील करता हूँ तो मेरी कार मेरे को औकात याद दिलाती, भाई बड़े अमीर आदमी हो तुम। जितनी बार स्कॉडा केविया में बैठता हूँ उतनी बार औकात याद दिलाती है। मेरे दोस्त याद है, मुझे बचपन से याद है। हाँ, एक फोटो डालते थे, मैसेज करते थे, भाई आज एक फोटो डाला है, अपलोड वो कर देना, एक लाइक कर देना, उसमें कमेंट कर देना। बचपन में अरे इतनी कमेंट्स के लिए, लाइक्स के लिए मर रहा है यार। व्हाट अबाउट हमारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको दुनिया सैल्यूट मारती है, एक फोटो अपलोड करते हैं, हजारों लाखों लोग व्यू पसंद करते हैं। कम टू द एजुकेशन। अगर मैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, आई वॉज द टॉपर। मैं अपने क्लास का टॉपर था, अपने कॉलेज का टॉपर था। मेरे को समझ में नहीं आता किस चीज का वो घमंड था उन लोगों को, आज तक समझ में नहीं आया मुझे, ठीक है ना। और शायद जिससे आज दुनिया उन्हें समझने, उनको खुद ही नहीं समझ रही, दुनिया ने डिनाई कर दिया। पहले मेरे को डिनाई किया था, आज पूरी दुनिया ने डिनाई कर दिया। मेरे को बहुत अच्छे से याद है, आई हैव पास्ड माय इंजीनियरिंग विद द ग्रेड ऑफ 78.6%। बी ऑनर्स की डिग्री मैंने अपनी कंप्लीट करी। और जब मैं कॉलेज में स्टार्ट किया था तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने बोला कुछ नहीं होता भाई, अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। मेरे कुछ रिलेटिव्स ने बोला कि यार कुछ नहीं होता, पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। और मैं आपको बोल रहा हूँ, जितने भी हमारे यूजर्स हैं, आप अगर अपने काम को मैनेज करते हो, अपने वर्क को मैनेज करते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी पढ़ाई डिस्ट्रैक्ट होगी। मैं हमेशा अपने बच्चों को यही सिखाता हूँ, यूजर का मतलब होता है बेस्ट।
बेस्ट का मतलब होता है अपनी एजुकेशन में जो बेस्ट होता है, अपनी अचीवमेंट में बेस्ट होता है, जो अपनी इनकम में बेस्ट होता है, जो अपनी लीडरशिप स्किल्स में जो बेस्ट होता है, अपने कॉन्फिडेंस लेवल में बेस्ट होता है। मतलब एक बंदे को देखकर ये समझ में आना चाहिए ही इज द बेस्ट, शी इज द बेस्ट। कुछ ऐसी क्वालिटीज हमें डेवलप करना चाहिए। कोई अगर आप प्रॉपर्ली, मैं सुबह से लेकर शाम तक कॉलेज जाता था, कॉलेज से आने के बाद ईबिस करता था, लेकिन मैं ईबिस करता था, ना तो अपनी स्टडीज को पार्ट टाइम लेता था, ना तो ईबिस को मैं पार्ट टाइम लेता था। हर दिन ईबिस को करता था, एवरी डे, हर दिन मीटिंग्स करता था, हर दिन अपने एसोसिएट से मिलता था, हर दिन अपने लीडर से मिलता था। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत बड़े सपने देखे थे। मैंने सपना देखा था कि यार मुझे लाइफ में बहुत आगे जाना, बहुत कामयाब इंसान बनना है। मैं उस चीज के लिए काम करता था। मुझे पता था कि यार मैं इंजीनियरिंग पास आउट करने के बाद 15-20 हज़ार की, 50 हज़ार की नौकरी नहीं करना चाहता। मैं 2.5 लाख रुपीज अर्न करके एक सक्सेसफुल, एक इंसान, एक कामयाब इंसान बनना चाहता हूँ। बहुत बड़ा नाम चाहता हूँ कि लोग इतनी रिस्पेक्ट दे, इतना प्यार दे, इतना नाम मिलना चाहिए। उस चीज के लिए काम करता था क्योंकि मुझे समझ में आ गया था। इतनी ट्रेनिंग्स ली थी मैंने, इतने कॉन्वोकेशंस मैंने अटेंड किए थे, इतनी बार मैंने अपनी अपलाइन को सुना था। मैंने बोला ना, समझदार को इशारा काफी होता है। मेरे को लगा यार मेरे को ये लाइफ चाहिए, और मैंने कभी किसी को बोलने का मौका नहीं दिया। मेरे पापा ने मेरा अपोज क्यों नहीं किया? मेरे पापा ने बोला था आपको हमने पढ़ाई करने के लिए भेजा है, और मैं बोलता था पापा आपने मुझे पढ़ने के लिए भेजा, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं